अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के 2025 के न्यू सिलेबस में से यूनिट 3 करेंगे, जिसका टाइटल है अ बर्ड केम डाउन द वॉक। ये एक पोइम है और इसको एमिली डिकिंसन ने लिखा है, जिनकी पैदाइश डेट ऑफ बर्थ 1836 में हुई और डेथ जो है वो 1886 में 1886 में हुई। अ डिटेल्ड एनालिसिस विद उर्दू ट्रांसलेशन, इसका पढ़ेंगे हम। इस पोइम में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, पोइम की ट्रांसलेशन और इसके अंदर जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज़ की गई हैं नज़म को समझने के लिए, वो सारी पोइम की एग्जाम्पल में से ली जाएंगी या आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ बाकायदा करते हैं। अ बर्ड केम डाउन दी वॉक, पहले तो इसका एनालिसिस करें। टाइटल का आ नाउन है, आ आर्टिकल है, बर्ड जो है वो उसका नाउन है, केम डाउन ये वर्बियल फ्रेज भी बन सकती है, डी आर्टिकल है और वॉक यहाँ पर नाउन के तौर पर बताया गया है। एमिली डिकिंसन की नज़म में फितरत और जिंदगी की नरमी को बयान किया गया है, जिसमें परिंदा अपने फितरी अमलों के जरिए जिंदगी की एहतियात, आज़ादी और बेचैन हकीकत को जाहिर करता है। शायरा ने फितरत को इसके सच्चे रंगों में पेश किया है, जहां हर शय की हरकत और मौजूदगी एक आर्जियत की निशानदेही करती है। ये परिंदा फितरत के अज्जा की मानिंद है, जो जिंदगी के करीबी रिश्ता को मौत से जोड़ता है, क्योंकि उसकी आज़ादी और एहतियात दोनों ही मौत की हकीकत की तरफ इशारा करती है। डिकिंसन की शायरी में मौत एक लाजमी और फितरी हकीकत के तौर पर पेश की जाती है, जो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। नज़म में फितरत की इस खामोश गवाही के जरिए शायरा मौत को एक मकाम या इंतहाई संगीन हालत की बजाय एक तब्दीली और आज़ादी के तौर पर दिखाती है। डिकिंसन की शायरी में मौत को एक कुदरती अमल समझा जाता है, जो जिंदगी की तसलसल और ख़त्म होने वाली हकीकत को जाहिर करता है। ये नज़म फितरत और मौत के दरमियान जुड़त को उजागर करती है, जहां मौत को एक ख़त्म होने वाली हकीकत से ज़्यादा एक नया आगाज़ या मुंतकिली के तौर पर दिखाया गया है। एमिली डिकिंसन की जितनी भी पोइम्स हैं, इनकी जितनी भी कलेक्शन हैं, उनमें अक्सरियत जो है वो नेचर और डेथ के बारे में पोइम्स उनकी डील करती हैं। तो इस पोइम में भी अगर आप पढ़ेंगे तो एक तरह से एक परिंदा जो एक रास्ते पर उतरा है, एक बाग का, पार्क का, या जिसको हम वॉक कहते हैं, जिसपे अमूमी तौर पर हम वॉक करते भी हैं, ठीक है, पार्क के अंदर या किसी और जगह पे, तो उसको हम वॉक बोलते हैं। तो वहां पर एक परिंदा उड़ता हुआ आया और वहां पर बैठ गया और उसने एक दो कीड़े खाए हैं और उनको कच्चा खा गया, ठीक है ना। तो इसमें फितरत को बेरहम भी दिखाया गया है कि फितरत किस तरह से बेरहम होती है, कि वो अपने से छोटी चीज़ों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है या मौत दे देती है, और बड़ी चीज़ों को छोड़ देती है। बड़ी चीज़ें उससे छोटी चीज़ों को खा जाएंगी, जैसे उकाब होगा तो वो उस परिंदे को भी खा सकता है। इसी तरह से इस पूरी नज़म की ये थीम हमें देखने को भी मिलती है, जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र नहीं आती। इसमें एक बस सादा सी कहानी है, अगर आप देखेंगे तो एक सादा सी कहानी है कि एक परिंदा वॉक पर उतरा है, शायरा ने उसको देखा है और देखकर जो जो उसको ऑब्जर्व किया है वो इसमें लिख दिया गया है। तो इस नज़म का इंग्लिश टेक्स्ट और साथ में ये उर्दू ट्रांसलेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अ बर्ड केम डाउन दी वॉक, एक परिंदा चलते हुए नीचे आया। वॉक का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि वो रास्ता, वो पगडंडी, वो रास्ता जिस पर चला जाता है। पार्क के अंदर भी वो घास के अंदर जो पक्का रास्ता बनाया गया होता है, उसको वॉक बोला गया इस नज़म में। तो जैसे ही वो नीचे आया तो ही डिड नॉट नो आई सा, उसे ये नहीं मालूम था कि मैंने उसे देख लिया है। तो शायरा यहाँ पर कह रही है कि उसको नहीं पता चला कि मैंने उसको देख लिया है, उस परिंदे को मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है। जैसे अमूमी तौर पर अगर हम भी परिंदों को देखें तो परिंदे हमें देख लेना कि हमें इस बंदे ने, इस इंसान ने देख लिया, तो वो उड़ जाते हैं, वो खौफ खा जाते हैं, वो डर जाते हैं। ही बिट एन एंजल वॉर्म इन हाफ, उसने एक कीड़े को आधा काट कर खाया। एंड एट दी फेलो रा, और उस साथी को कच्चा खा गया। मतलब उस परिंदे को उसने वहां पर उस वो जो परिंदा था उसने एक कीड़े को पकड़कर उसने उसको आधा किया अपनी चोंच के साथ, जैसे कीड़े अमूमी तौर पर परिंदे जो है वो अमूमी तौर पर कीड़ों के साथ करते हैं। उसने उसको आधा किया और कच्चा ही खा गया। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू, और फिर उसने शबनम पी। शबनम का मतलब है वो जो वहां पर कोई शबनम का कतरा गिरा होगा घास के ऊपर, फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, एक नर्म और आसान घास से। तो जैसे ही उसने वो कीड़ा खाया और कीड़ा खाने के बाद उसने
आसान जहाँ हो उसके करीब तरीन छोटी सी मोटी घास होगी, उस पर थोड़ा सा पानी शबनम का गिरा होगा, उसने वो पिया, मतलब अपने खाने पीने का इंतजाम किया। एंड देन होप्ड साइडवेज टू द वॉल, फिर वो दीवार के पास जाने के लिए पहलू बदलकर छलांग लगाया। कि जो दीवार के साथ साथ जो उसने छलांग, जैसे अमूमी तौर पर आपने भी देखा होगा परिंदे छोटी छोटी छलांगे लगाते हैं, तो उनको होप्ड करना कहते हैं। वो होप्ड की उसने पहलू बदल बदल कर छलांगे लगाई और दीवार के पास चला गया। टू लेट अ बीटल पास, ताकि एक बीटल गुजर सके। बीटल भी एक कीड़ा होता है, उसको कहते हैं बीटल। तो वो उसने उसको रास्ता दिया एक तरह से, इससे कि वो बीटल आ रहा था तो उसने छलांग लगाकर एक साइड पर हो गया कि तुम गुजर जाओ, उसने उसको गुजरने दिया। ये शायरा सारा कुछ ऑब्जर्व कर रही है और वो बता रही है। ही ग्लैंस्ड विद रैपिड आईज दैट हरिड ऑल अराउंड, उसने तेज निगाहों से इर्द गिर्द देखा जो तेजी से इर्द गिर्द दौड़ रही थी। दैट हरिड ऑल अराउंड, जो तेजी से इर्द गिर्द दौड़ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अमूमी तौर पर हम भी परिंदों को देखते हैं तो वो फटाफट जल्दी जल्दी से सर हिला रहे होते हैं, कभी इधर हिला रहे होते हैं, कभी इधर हिला रहे होते हैं, आंखों को घुमा रहे होते हैं कि कोई हमारे लिए खतरे की कोई बात तो नहीं है, कोई खतरे की चीज नहीं है। तो इसी तरह से वो भी कर रहा था, तेज निगाहों से इधर उधर देख रहा था, दौड़ रही थी उसकी निगाहें कि वो कोई खतरा तो नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो जमीन पर उतरा हुआ था ना। परिंदों का अमूमी तौर पर जो जमीन पर वो रहते नहीं है, वो जमीन पर सिर्फ उसी वक्त आएंगे जब वो कुछ खाने पीने के लिए आएंगे या आराम करने के लिए आएंगे। अदरवाइज वो हवा में रहते हैं या अपने घोंसलों में रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जमीन पर उनके लिए मुसलसल खौफ है। दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स आई थॉट, वो खौफजदा मोतियों की तरह नजर आ रहे थे, मैंने सोचा। ही स्टिर्ड हिज वेलवेट हेड, उसने अपना मखमली सर को हिलाया। लाइक वन इन डेंजर कॉशियस, जैसे कोई खतरे में हो, मोहतात हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि परिंदे जोर जोर से तेज तेज अपना सर हिलाते हैं ताकि उनको कोई खतरा नजर आ जाए, ताकि वो उड़ सके आसानी से, तो वो उसको भांपते रहते हैं मुसलसल सर को हिलाने की वजह से। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब, मैंने उसे एक टुकड़ा पेश किया। क्रम्ब का मतलब छोटा रोटी का टुकड़ा जो होता है वो भी क्रम्ब, या ब्रेड का टुकड़ा, वो जो भी था वो उसने टुकड़ा उसको पेश किया, क्रम्ब दिया कि ये भी खा लो। एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर, और उसने अपने पर फैलाए। रोल्ड करना मतलब होता है घुमाना या बंद करना, तो अनरोल्ड का मतलब उसने अपने पर खोले। एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, और उनके साथ ही वो अपने घर की तरफ चला गया। मतलब पर फैलाए उसने, वो क्रम्ब नहीं लिया और मेरे से वो उड़कर चला गया। देन ओर्स डिवाइड द ओशन, वो ऐसे उड़ा जैसे सीधा समुद्र के अंदर चप्पू दरिया को तकसीम करते हैं, समुद्र को तकसीम करते हैं, वैसे ही वो ऐसे सीधा उड़ के गया। टू सिल्वर फॉर अ सीन, जैसे चांदी की दरार हो। जैसे सीन कहते हैं, सलाई को भी कहते हैं, सलाई होती है ना जो कपड़ों के अंदर सीधी सलाई लगी होती है, वैसे ही वो भी उड़कर चला गया। और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून, या दोपहर के किनारे से तितलियां, लीप फ्लैशलेस एज दे स्विम, जैसे वो छलांग लगाती हैं और बेआवाज तैरती हैं। जैसे दोपहर के वक्त दरिया के किनारे पर या किसी पानी वाली जगह के किनारे पर तितलियां जब उड़ रही होती हैं तो उनकी आवाज नहीं आ रही होती, ठीक है, लेकिन वो उसके ऊपर पानी के ऊपर छलांगे लगा रही होती हैं, पानी के ऊपर भी बैठ जाती हैं, पानी के दरिया के किनारे पर भी खड़ी हो जाती है। तो ये उसने बताया कि वो आखिर पर कैसे उड़कर गया तेजी से वो परिंदा। तो ये थी उसकी ट्रांसलेशन, सारी पोइम की ट्रांसलेशन। इसमें अक्सर यही बात बताई गई है कि एक परिंदा चलते हुए नीचे आया, जमीन पर आया, उसने एक कीड़े को खाया और कीड़े को कच्चा खा गया। उसने धीरे देखा, चीजों को देखा, शायरा भी उसको देख रही थी, उसने उसको एक टुकड़ा पेश किया। टुकड़ा पेश करने के बाद लेकिन उसने वो टुकड़ा नहीं लिया और अपने पर फैलाए और वो चला गया, और वो सीधा उड़ता हुआ गया, जैसे कि दरिया में जो है दरिया के पानी को चप्पू काटता है, या चांदी की दरार होती है, जैसे अपना सिलाई सीधी लगी होती है, ऐसे ही उन्होंने बताया है चांदी के रंग की। या दोपहर के वक्त दरिया या पानी के किनारे पर तितलियां बेआवाज तैरती हैं, उड़ती हैं उसके ऊपर। तो ये सारा कुछ इस नज़म में बताया गया है। तो इस नज़म में इस्तेमाल होने वाली जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस पर, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है, लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल की गई है। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बताता चलूं, देयर आर 5 स्टैंजास इन अ बर्ड केम डाउन द वॉक। द स्टैंजास आर क्वार्टरेन्स एज ईच स्टैंजा इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 लाइन्स। हर स्टैंजे की 4 लाइन्स हैं, इसलिए उसको क्वार्टरेन्स कहते हैं। जो ऐसा स्टैंजा जो 4 लाइनों पर मुश्तमिल हो उसको क्वार्टरेन्स कहते हैं, और इसके टोटल 5 स्टैंजास हैं। तो टोटल फिर कितनी होगी 5 स्टैंजास और 4 लाइन्स, तो 20 लाइन्स हैं इसकी।
सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस जो है वो हम पढ़ते हैं इमेजरी। इमेजरी की डेफिनेशन क्या है? द यूज ऑफ विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर एंड अपील्स टू आवर सेंसेस, हेल्पिंग रीडर्स एक्सपीरियंस द बोथ पोइम मोर फुली। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको नज्म पढ़ाई है तो आपने नज्म पढ़ते हुए इमेजिन कर लिया होगा उस जगह को, उस तस्वीर को, उस परिंदे को, उस शायरा को, कैसे उसने पेश किया होगा, कैसे उसने खाया होगा। तो ये सारी की सारी इमेजरी है जो एक तस्वीर बन जाती है या तस्वीरें बन जाती हैं लफ्जों को पढ़ते हुए, उसको इमेजरी कहते हैं। एग्जाम्पल्स इन दी पोइम देखें। अ बर्ड केम डाउन दी वॉक। द बर्ड्स एक्शन ऑफ वॉकिंग डाउन दी पाथ इमीडिएटली क्रिएट्स अ पीसफुल सीरीन इमेज। The idea of the bird coming down suggests a calm, grounded movement, enhancing the reader's connection to nature। कि जैसे ही वो परिंदा नीचे आता है तो हमें समझ आ जाती है, वो तस्वीर बननी शुरू हो जाती है, वो परिंदे का ख्याल हमारे ज़हन में आ जाता है और उसका नेचर के साथ ताल्लुक जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अगली अगली एग्जाम्पल है, ही बैट एन एंगल वॉर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रॉ। दिस गिव्स अस अ रॉ visceral image of the bird hunting and eating, emphasizing its connection to the natural world where instinct and survival reign। तो आप देख सकते हैं इसमें वो एक एंगल वॉर्म को खाता है। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे ये जो इमेज है बर्ड के वो जो इंसेक्ट है उस कीड़े को शिकार करने की, उसके दरमियान एक नेचुरल वर्ल्ड का कनेक्शन दिखाया गया है इसमें, कि कैसे जो है वो जिबिलत और सर्वाइवल एक दूसरे पर के साथ लड़ते हैं। जैसे परिंदे की जिबिलत में है वो कीड़े खाता है और कीड़े की जिबिलत में है कि वो अपने आप को परिंदों से बचाएगा, लेकिन वो आखिर पर सर्वाइवल जीत जाता है। कि कौन जीतता है कौन नहीं, तो वो सर्वाइवल, परिंदे का भी सर्वाइवल है और उसका भी सर्वाइवल है, लेकिन यहाँ पर परिंदे का सर्वाइवल जो है वो फतह याब हमें नजर आता है। He glanced with rapid eye that hurried all around. This evokes a vivid image of the bird's quick nervousness scanning of its surrounding, creating a sense of vigilance and alertness। तो इसमें हम देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी से निगाहें दौड़ा रहा है, इर्द गिर्द देख रहा है, तो वो जो एहतियात बरत रहा है, जो निगाह रखे हुए है कि उसको किसी चीज का खतरा तो नहीं है, ये भी दिखाया गया है। इमेजरी का इम्पैक्ट ऑन द रीडर क्या होता है? इमेजरी इन डिकिंसon's poem bring the sense to life, scene to life, allowing the reader to feel as though they are watching the birds every moment. This sensory experience enhances the emotional depth of the poem। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको ये नज्म पढ़ते हुए डिकिंसन ने ये रियलाइज करवाया जैसे आप वो असल में आपके सामने वो सीन हो रहा है सारे के सारा। जैसे ही मैंने ये नज्म आपको पढ़ाई है या बताई है तो आपको भी लगा होगा कि ये मेरे सामने ही हो रहा है सारा कुछ। एलिट्रेशन दूसरी लिटरेरी डिवाइस है। एलिट्रेशन की इसकी डेफिनेशन देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, इसके बारे में पेपर में सवाल भी आ सकता है। द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन अ सेंटेंस आर फ्रेज। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, आपको पता है वॉल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड्स मुसलसल एक दूसरे के आगे पीछे आए, ठीक है, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। एक ही तरह के साउंड्स जो वो बार बार आए उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। He bit an angle worm in halves. The repetition of each sound creates a smooth flow that mirrors the bird's natural action, adding a rhythmic quality to the poem. He hopped sideways to the wall. The a sound also emphasizes the bird's quick, light movement, reinforcing its graceful and cautious nature. Impact on the reader: the use of alliteration enhances the poem's musicality and rhythm. ये जो एलिट्रेशन होती है ये नज़म के अंदर जो म्यूजिकलिटी होती है, जो रिदम होता है, उसको बढ़ाती है, मेकिंग इट मोर प्लेजरेबल टू रीड अलाउड। कि अगर आप इसको ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में पढ़ेंगे तो ये बड़ी खुशकुन दिखाई देगी, आपको बड़ा एंजॉयमेंट लगेगी, इसकी एंजॉय करेंगे आप इसको बोलते हुए पढ़ते हुए। इट ऑल्सो मिरर्स द जेंटल मूवमेंट्स ऑफ द बर्ड, अलाइनिंग साउंड विद द मीनिंग। पर्सोनिफिकेशन क्या है जी? थर्ड लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन है गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन एंटाइटीज सच एज एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और नेचर। जो गैर इंसानी चीजें होती हैं उनको इंसानी खसूसियात की तरह कोई खूबियां दे देना, इंसानी खसूसियात दे देना, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स इन दी पोएम देखें। ही ग्लैंस्ड विद रैपिड आइज। द बर्ड इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज बाय बीइंग डिस्क्राइब्ड एज हैविंग रैपिड आइज, सजेस्टिंग अ मोर कॉन्शियस एंड अवेयर स्टेट। आपको पता है परिंदे वैसे तो देख रहे होते हैं, लेकिन रैपिड आइज का मतलब ये है कि वो बड़ी एहतियात बरत रहे हैं। हमें तो नहीं पता होता कि वो एहतियात बरत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो इसलिए शायरा ने भी यही कहा है कि वो बड़ी निगाह रखे हुए हैं। निगाह तो इंसान ही रखते हैं, परिंदे तो नहीं रखते। इसलिए ये जो रैपिड आइज बोला है ना, तो ये एक तरह से इसकी पर्सोनिफिकेशन है। ही स्टेड हिज वेलवेट हेड।
The bird's velvet head is a beautiful and tactile image, giving the bird's head an almost human-like softness and delicacy. Impact on the reader. This makes the bird more relatable and emphasizes its emotional or behavioral traits, allowing the reader to emphasize with the bird's cautious, instinctive behavior. मेटाफर है, इसको देखें जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी. डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अनदर, ऑफन टू क्रिएट अ डीपर मीनिंग और कंपैरिजन. कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाकर बयान किया जाता है और ये एक तरह सा का कंपैरिजन ही होता है उसको मजीद डिफाइन करने के लिए. टू सिल्वर फॉर अ सीम. The metaphor compares the bird's smooth flight to the shimmering silver of a seam, suggesting that its movement is as fluid and unbroken as silver. तो टू सिल्वर फॉर अ सीम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कपड़ों के अंदर लगाई जाने वाली सीधी सिलाई होती है, दरार होती है, सिलाई उसको कहते हैं सीम को. तो जैसे वो सीधी थी ना, वैसे उसकी फ्लाइट, जो उसका उड़ना था, वो भी सीधा था, ऐसे उसको दिखाया गया. एंड रोड हिम सॉफ्टर होम. दिस मेटाफोरिकल कंपैरिजन ऑफ द बर्ड टू अ बोट हाईलाइट्स द स्मूथ effortless movement of the bird, making its return safety seem more peaceful and tranquil. और वो आराम से रो करते हुए गई. रोइंग करना मतलब पानी के अंदर जैसे रोइंग करना है, हवा में उड़ना उसको भी कहते हैं. तो रो करते हुए गई, रोइंग करते हुए गई, गया वो परिंदा सॉफ्टर होम, आराम से घर को गया रोइंग करते हुए. तो ये भी यहाँ पर मेटाफर है. इम्पैक्ट ऑन द रीडर देखिए जी. द यूज ऑफ मेटाफर डीपन्स द इमेजरी ऑफ द पोइम, मेकिंग द बर्ड्स फ्लाइट फील majestic and graceful. It also invites the reader to see the world through the bird's perspective. Simile है जी अगली अपना फिगर ऑफ स्पीच में. सिमिली है. डेफिनेशन है डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. एग्जांपल्स इन द पोएम. लाइक वन इन द डेंजर, कॉशियस. सिमिली होता है जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करें लाइक और एज के साथ, तो उसको सिमिली. और जब लाइक और एज के बगैर दो चीजों का कंपैरिजन करें तो उसको हम मेटाफर कहते हैं. लाइक वन इन डेंजर, कॉशियस. जैसे यहाँ पर लाइक आ गया. This simile compares the bird to a human being in danger, heightening the sense of alertness and care the bird demonstrates. कि जैसे कोई खतरे में होता है, मुहतात होता है, इसी तरह से इसको परिंदे को भी दिखाया गया. As they swim, the bird's leap is likened to the movement of butterflies, enhancing its lightness and grace and emphasizing the natural beauty of its flight. तो परिंदे की जो हरकत है, परिंदे का जो उड़ना है, वो तितलियों के साथ उसको दिखाया गया है कि जैसे तितलियां तैरती हैं पानी के ऊपर बैठ के या हवा के ऊपर तैरती हैं, स्विम करती हैं, तो उनको दिखाया गया. इम्पैक्ट ऑन द रीडर. सिमिलीज मेक्स द बर्ड्स एक्शंस मोर रिलेटेबल टू द रीडर, हेल्पिंग देम कनेक्ट विद द बर्ड्स एक्सपीरियंस बाय कंपेयरिंग देम टू ह्यूमन इमोशंस और एक्शंस. अगला फिगर ऑफ स्पीच है सिंबलिज्म. डेफिनेशन है द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ब्रॉडर आइडियाज और थीम्स. सिंबलिज्म का मतलब होता है कि एक चीज जो है वो किसी और चीज की अलामत हो सकती है. जैसे एग्जांपल्स इन द पोएम में. द बर्ड किस चीज की अलामत. द बर्ड सिंबलाइजेस फ्रीडम, इनोसेंस एंड इंस्टिंक्ट. परिंदे जो है वो आजादी की, मासूमियत की और जबीलतों की अलामत है. इट्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द प्योरिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. इसका जो रवैया है परिंदे का, वो खालसपन और सादगी को दिखाता है फितरी दुनिया की. द क्रम्ब सिंबलाइजेस ह्यूमन काइंडनेस एंड एम्पैथी, सजेस्टिंग दैट ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ इंटरैक्टिंग जेंटली विद नेचर. जब वो टुकड़ा पेश करती है तो वो भी एक तरह से अलामत है कि इंसान जो है वो इतने मेहरबान है कि वो फितरत के साथ गुजारा कर सकते हैं, फितरत को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको दे भी सकते हैं, उनको खिला भी सकते हैं. ये दिखाया गया. द ओशन एंड बटरफ्लाइज. दीज सिंबलाइजेस वास्टनेस, सेरेनिटी एंड नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ. ये अलामतें जो है वो वसीपन को, सुकून को और फितरती बहाव की जिंदगी को दिखाती हैं. क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ ब्यूटी दैट इज अनकंटेन्ड एंड बाउंडलेस. इम्पैक्ट ऑन द रीडर. The symbolism encourages reader to reflect on the larger meaning behind the bird's simple actions. It suggests that small natural gestures like offering a crumb can reflect deeper qualities of empathy and connection with nature. Rhyme देखें जी. अगला figure of speech है rhyme. Definition: the repetition of similar sounds at the ends of words. Words के end पे जो similar sound create होता है ना, उसको हम कहते हैं. एग्जाम्पल इन द पोएम, उसको राइम स्कीम कहते हैं, राइम कहते हैं, ठीक है ना. अमूमी तौर पर उर्दू में इसको काफिया भी कहा जा सकता है. सा एंड रा. These rhyming words create a pleasing sound pattern that enhances the poem's musicality while also reflecting the bird's raw, untamed nature. सा एंड रा, सा एंड रा. ये देखिए, ग्रास एंड पास, ग्रास एंड पास. तो ये आखिरी साउंड जो है वो आपको राइम में नजर आ रहे हैं. दिस राइम ties together the movement of the bird with the natural world, echoing the flow of its action. Impact on the reader. The rhyme scheme helps bind
द poem structure creating a rhythm that mirrors the ease and natural progression of the words movement. तो ये की डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर उर्दू मीनिंग्स आप देख सकते हैं, इसमें वर्ड है, उर्दू मीनिंग है, उसके सिनोनिम्स हैं और पार्ट ऑफ स्पीच है। एंगल वॉर्म, अर्थवॉर्म या वॉर्म कीड़े को बोला गया है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि ओल्ड इंग्लिश में एंगल वॉर्म जो था ना, एक तरह से वो छोटा सा जो कान की बाली में जो डाला जाता सुराख होता है, बाली के अंदर कान की बाली जो औरतें मुमूमी तौर पर पहनती हैं, उस बाली के अंदर जो सुराख होता है उसको एंगल कहते थे, एंगल वॉर्म उसको बोलते थे। तो उसी मुनासिबत से शायरा ने इसका इस्तेमाल किया है एंगल वॉर्म को, कि वो जो छोटा सा कीड़ा है ना, उसको उसी मुनासिबत से ही बताया गया है कि वो इतना छोटा था जैसे कान की बाली जो होती है ना, उसका सुराख होता है, या कान का बाली पहनने के लिए जो सुराख होता है उसको कहते हैं। ठीक है। ड्यू शबनम है, कन्वीनियंट, आसान, बीटल, भंवरा, वेलवेट, मखमल, कॉशियस, मोहतात, क्रम्ब, टुकड़ा, फैदर, पर, रोड, पैडल के जरिए चलाना, और, चप्पू, सीम, दरार, और प्लैशलेस, बे आवाज। तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से भी देख लें, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन, इनके साथ में सिनोनिम भी दिए गए हैं और उर्दू मीनिंग भी दिए गए हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स में इनको शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली अगले सारे लेसन्स की वीडियो वो मिल सके। शुक्रिया।